आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉचेस में गो इंडिया स्टॉक्स डॉट कॉम के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़ गए हैं। राकेश जी कैपिटल मार्केट में 25 सालों से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं और वैसे तो खैर पूरी मार्केट पर इनकी पकड़ है, लेकिन मेटल्स कमोडिटीज़ पर खास इनका अनुभव है। राकेश जी गुड मॉर्निंग। पहले तो ये बताइए, कल फेड के आउटकम को आपने किस तरीके से पढ़ा और अब मार्केट के लिए यहाँ से क्या संकेत हैं? कल जो फेड का जो नतीजा आया है उसमें काफी कुछ तक एक्सपेक्टेड ही था। बट जो अनएक्सपेक्टेड था वो था कि जो क्वांटिटेटिव ईजिंग या टाइटनिंग जो कर रहे थे उसको उन्होंने थोड़ा लूज किया है। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे भी सितंबर में इलेक्शंस ड्यू हैं और कोई भी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होगी वो नहीं चाहेगी कि इकोनॉमी रिसेशन में जाए या कुछ ज्यादा टाइटनेस हो। तो इन्फ्लेशन का डेटा काफी मजबूत आ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट कट करने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। बट उन्होंने लिक्विडिटी बनाए रखी है, तो ये मार्केट के लिए काफी सपोर्टिव है। तो जब तक ये सितंबर इलेक्शंस नहीं हो जाते, मुझे लगता है कि थोड़ा इजी मनी रहेगा और मार्केट सपोर्टेड रहेंगे। तो ऐसे में भारतीय बाजार की जो स्ट्रेंथ रही है वो ऑफ कोर्स फंड फ्लो के लिहाज से रही है, स्पेशली रिटेल निवेशकों का जो पैसा रहा है, और अब अर्निंग्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये पोस्ट इलेक्शंस मोमेंटम कितना और जोर पकड़ने के आसार हैं राकेश जी? देखिए, ऐसे ग्लोबल फ्लोज जो हैं वो तो यूएस के हिसाब से ही डिटरमाइन होते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि सितंबर तक तो मुझे लगता है कि कम से कम वो लोग लिक्विडिटी बनाए रखेंगे। और अगर मैं दूसरे कंट्रीज को देखूं, जैसे ईसीबी देखूं या जापान देखूं या चाइना देखूं, तो कहीं पे भी ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि कहीं मनी फ्लो को कंस्ट्रेंट किया जाएगा। जबकि मुझे लगता है कि मनी फ्लो को बढ़ाने की कोशिश ही की जा रही है। ईसीबी तो रेट कट भी करने को तैयार है और चाइना में भी स्टिमुलस दिया जा रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक अगर ग्लोबल फ्लो स्ट्रांग रहते हैं तो इंडिया जो कि एक काफी अच्छी इकोनॉमी की तरह उभर रही है और अच्छा कर रही है, तो उसमें फ्लोज आने ही वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के बाद भी कुछ ऐसा एकदम गिरावट आ जाएगी। मार्केट्स एक वेल सपोर्टेड ही रहने वाले हैं। ओके। अच्छा, मेटल्स में बहुत शानदार रैली रही है पिछले 6 महीने में। ये आपके हिसाब से क्या आगे कंटिन्यू करेगी? क्या अभी भी यहाँ पर अच्छा ट्रेडिंग प्ले अवेलेबल है? तो अनुज जी, बेसिकली ये है कि एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि इतनी लिक्विडिटी है, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक भी सपोर्ट कर रहे हैं और चाइना का भी रिवाइवल का चांस थोड़ा बहुत बन रहा है। तो मेटल कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएंगे और अभी हमने देखा भी है कि जो बेस मेटल्स हैं वहाँ पे अच्छा मूवमेंट आया है, स्पेशली कॉपर और एल्यूमिनियम में। क्योंकि रिन्यूएबल एक ऐसा स्पेस है कि जो कि सेकुलर स्टोरी है, यहाँ पे काफी साल तक ये डिमांड चलने वाली है। तो मार्केट पहले से ही उसको फैक्टर इन कर चुका है काफी कुछ। तो वैल्यूएशन अगर अपन देखें मेटल स्टॉक्स के, तो अभी करीबन ऑल टाइम हाई के नजदीक पहुंच चुके हैं। और तो अगर ये जो चीजें उम्मीद अपन कर रहे हैं, डिमांड आउटलुक इंप्रूवमेंट वगैरह, अगर वो नहीं आती है तो नीचे का चांस है। अदरवाइज मुझे लगता है अभी ये मार्केट परफॉर्मर हो गए हैं। यहाँ पे इतना कोई ज्यादा जूस बचा नहीं है इन स्टॉक्स के अंदर। मार्केट के हिसाब से ये ऊपर नीचे चलेगी। राकेश जी, सीमेंट एक सेक्टर है जो आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते आए हैं। हमने 3-4 कंपनियों के नंबर्स देखे। अब अंबुजा का ही एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जहाँ पर जो ताज़ा नंबर आया है, इनके एबिटा पर टन में कमी, इनके रियलाइजेशंस में एक दबाव देखने को मिला, और नंबर्स अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे नहीं जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। ये रिसेंटली जो प्राइस कट हुआ है, क्या ये ओवरऑल मूड बिगाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? और आपका स्टांस क्या रहेगा इन सीमेंट कंपनियों में? डिस्पाइट प्राइस कट, स्टॉक्स जो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, क्या एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं? तो इसमें सीमेंट में एक बहुत ही बड़ा संघर्ष चल रहा है। जो टॉप दो कंपनियां हैं, अल्ट्राटेक और अंबुजा, उनके बीच में मार्केट शेयर का काफी यू नो एक तरह की लड़ाई चल रही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अल्ट्राटेक के नंबर्स, डिस्पाइट उन्होंने इतना कैपेसिटी इंक्रीज किया है, वो अपना पूरा माल बेच पा रहे हैं और अपना मार्जिन भी मेंटेन कर पा रहे हैं। और तो अल्ट्राटेक जो कि लीडर है हर तरीके से देखा जाए, उनको अभी कोई प्राइस इंक्रीज करने में कोई ऐसे इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा है और वो अपना वॉल्यूम और मार्केट शेयर बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सीमेंट प्राइसेस अभी तो कहीं जाते दिखाई नहीं दे रहे। तो
जो बड़ी कंपनियां हैं अंबुजा अल्ट्राटेक ये तो फिर भी अपना माल बेच लेंगी, बट जो छोटी कंपनीज है उनको डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा, तो उनके मार्जिन्स में थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें लार्ज कंपनीज के अंदर बने रहना चाहिए, और जो स्मॉलर कंपनी जो एक्विजिशन टारगेट हो सकती है, अगर वो 85-90 डॉलर के नीचे मिल रही हैं तो उनको भी ये थोड़ा देखा जा सकता है, बट ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ वगैरह केवल वॉल्यूम ड्रिवन रहेगी, मार्जिन यहाँ से थोड़े कम ही हो सकते हैं, बढ़ने की उम्मीद नहीं है। एक फाइनल सवाल, लार्ज प्राइवेट बैंकों में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही हैं लगातार। आप कोटक में रिसेंटली आ गई जैसे, हालांकि कुछ एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स शानदार रहे हैं, लेकिन मिक्स बैग ही रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्या व्यू है अब आपका? अनुज, केवल प्राइवेट सेक्टर बैंक ही ये ऐसा सेक्टर है जहां पे वैल्यूएशन पिछले 10 साल के मुकाबले में लोअर चल रहे हैं। बाकी कोई और ऐसा सेक्टर अभी तक मुझे नहीं दिख रहा है जहां पे वैल्यूएशन कम है। तो मुझे लगता है कि मार्केट रोटेशन में कभी ना कभी यहाँ पे भी मार्केट का फोकस आएगा, और जब एफआईआईज वगैरह करेंगे, खरीदने आएंगे, तो इन स्टॉक्स को भी देखेंगे। बट अगर स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात की जाए तो जहाँ पे प्रॉब्लम्स थोड़ी खत्म हो चुकी हैं और अभी रिकवरी की तैयारी है, वहां पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए। कुछ एक बैंक्स में अभी भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनको थोड़ा 6 महीने का टाइम देना चाहिए। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश जी, और इन सब सेक्टर्स पर बात करने के लिए।